हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज माय सेकंड वीडियो। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर टॉपिक को लेके मैं फिर से वापस आपको कांटेक्ट करूंगा और सबको एक नए टॉपिक के ऊपर कुछ नॉलेज शेयर करूंगा अपनी। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। नॉर्मली आपको पता होगा कि दोनों का मतलब क्या है, फिर भी मैं आपको जो बताऊंगा कि एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है। एक्चुअली क्या है कि कंट्री के अंदर एक इक्विलिब्रियम लेवल बनना चाहिए। इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब ये होना चाहिए, वो इनकम और आउटपुट लेवल एक कंट्री को अचीव करना चाहिए जहाँ पे जितनी कंट्री की डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, उतनी ही कंट्री की एग्रीगेट सप्लाई हो। या जितनी कंट्री प्लान कर रही है कि इस साल हम अपने सारे रिसोर्सेज को अगर अप्लाई कर दें, तो सारे रिसोर्स अप्लाई करने के बाद जितनी एग्रीगेट सप्लाई आएगी उतनी ही एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए प्लान लेवल पे। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर जितनी प्लान एग्रीगेट सप्लाई है, लेट्स सपोज सारे के सारे रिसोर्स लगाने के बाद जो एग्रीगेट सप्लाई है उसकी मॉनेटरी वैल्यू अगर मान लेते हैं 50,000 करोड़ का आता है, मान लेते हैं, और अगर डिमांड 50,000 करोड़ तक नहीं आया, तो उसके दो केसेस हो सकते हैं। या तो डिमांड 50,000 करोड़ को क्रॉस कर देगा, या डिमांड 50,000 करोड़ से कम रह जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में कंट्री के अंदर एक इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी अराइज हो जाएगी। कैसे? अगर कंट्री अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को क्रॉस कर गई, इसका मतलब मान लेते हैं कि 50,000 करोड़ का ही प्रोडक्शन कर सकती है इकोनॉमी, ठीक है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्लियर है सबको कि जितने रिसोर्सेज हैं, अगर सारे के सारे रिसोर्सेज इंप्लीमेंट कर दिए जाए, ह्यूमन भी एक रिसोर्स की तरह है, अगर ह्यूमन बींग को भी जॉब दे दी जाए, सारे रिसोर्स को फुली एम्प्लॉयड करने के बाद 50,000 करोड़ का ही प्रोडक्शन कर सकते हो। और अगर उससे ज्यादा की डिमांड निकल गया, तो ऑफ कोर्स है कि इकोनॉमी इससे आगे नहीं बना सकती, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है इससे ऊपर बनाना। ऐसी सिचुएशन में कंट्री के अंदर एक्सेस डिमांड देखने को मिलेगी। और अगर यही डिमांड 50,000 करोड़ की बजाय मान लेते हैं 45,000 करोड़ पे आ जाती है, तो इसका मतलब इकोनॉमी जितना प्रोडक्शन प्लान कर रही थी उतना प्रोडक्शन प्लान नहीं कर पाई, मतलब एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। और अगर ऐसा हुआ, तो आप सोचिए कि 5,000 करोड़ का प्रोडक्शन अगर नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ लो डिमांड, तो कितने लोगों का काम रुक गया होगा, कितने लोगों की जॉब रुक गई होगी। ऐसी सिचुएशन को ये इकोनॉमिक्स डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं, और इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। जो पहले सिचुएशन डिस्कस हुआ था एक्सेस डिमांड, उसे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कहते हैं। क्यों अंडर एम्प्लॉयमेंट? इसलिए कि आपके रिसोर्सेज अंडर एम्प्लॉयड रह गए हैं। ओवरफुल का मतलब ये है कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को क्रॉस कर चुके हो और वो लेवल अचीवेबल बिल्कुल भी नहीं रहा। अब आप सोचिए एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट क्या रहा होगा कंट्री के ऊपर। देखो, आपकी बुक में तीन टाइप के इम्पैक्ट डिस्कस किए जाते हैं कि एक्सेस डिमांड का आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, और प्राइस लेवल पे क्या इम्पैक्ट होगा। आप खुद सोचिए, जब डिमांड अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को क्रॉस कर चुकी है, अब प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, तो आउटपुट भी नहीं चेंज हो सकता। आप 50,000 करोड़ की सप्लाई कर सकते हैं, आप मतलब पूरी इकोनॉमी मिलके, पूरे प्रोड्यूसर्स मिलके इतना ही प्लान कर रहे थे कि इतना प्रोडक्शन कर लेंगे, और उस डिमांड अगर 50,000 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी, तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका, अब प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसी तरीके से जब प्रोडक्शन नहीं हो सकता तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो सकता। इन दोनों पे लिखा जाता है नो इफेक्ट। और यही अगर हम बात करें प्राइस लेवल की, तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, इसका सीधा इफेक्ट ये पड़ेगा कंट्री में, महंगाई आएगी। यानी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कंट्री के अंदर इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी जनरेट कर देती है। अब यही अगर हम बात करें किसकी, अंडर एम्प्लॉयमेंट की, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में क्या देखने को मिलता है कि कंट्री के अंदर जितना प्रोडक्शन कर सकती है इकोनॉमी अपने फुल पोटेंशियल के साथ, वो नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ लो डिमांड। तो आपको सामने सामने क्लियर हो गया कि 50,000 करोड़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं और डिमांड सिर्फ 45,000 करोड़ का आया है, तो आउटपुट भी गिर कम हो चुका। उसके चक्कर में आउटपुट कम हुआ तो प्रोड्यूसर्स ने फिर एम्प्लॉयमेंट भी कम रखी होगी, और डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा कर सकते हो,
तो प्राइसेबल भी डाउन चला गया। तो ये इसके इम्पैक्ट्स हैं एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के। अब जब भी कंट्री के अंदर एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड हुई है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिली होगी, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट फिर कदम उठाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट कदम उठाएगी दो पॉलिसीज के थ्रू, दैट इज फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी है। बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं इसको, जहां गवर्नमेंट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है अपने रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स की हेल्प से। टोटल फिस्कल पॉलिसी में 4 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे को ऊपर नीचे करे। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट टैक्सेस को ऊपर नीचे करे। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट पब्लिक बोरिंग को ऊपर नीचे करे। फाइनली इंस्ट्रूमेंट है इनके पास डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसे नोट प्रिंटिंग कहते हैं, उसको अप एंड डाउन करे। अब डिस्कस करते हैं जरा। एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं हो सकती। लोगों की डिमांड को रोकने के लिए सरकार को लोगों के इनकम पे इफेक्ट करना होगा, उनकी परचेसिंग पावर पे अटैक करना होगा। तो इसी कॉमन सेंस को ध्यान में रखते हुए आप खुद सोचिए, एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट को टैक्सेस क्या करने होंगे? बढ़ाने होंगे। टैक्सेस बढ़ेगा, लोगों की परचेसिंग पावर हर्ट होगी, ठीक है, डिमांड कम होने लग जाएगी। और यही अगर हम बात करें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, जब भी गवर्नमेंट खर्चे करती है, रोड, डैम, ब्रिजेज, कॉलेज, हॉस्पिटल वह और वॉट एवर द मे भी, जितने भी खर्चे गवर्नमेंट करती है, इससे लोगों की इनकम जनरेट होती है। और अगर गवर्नमेंट खर्चा एक्सेस डिमांड में कम कर लेती है तो इनकम कम जनरेट होगी। इनकम कम जनरेट होगी तो डिमांड भी कम जनरेट होगी। तीसरा, पब्लिक बोरिंग। गवर्नमेंट लोगों से पैसा लेने की कोशिश करना शुरू कर देगी। उसका तरीका इनके पास ये है कि गवर्नमेंट वेरियस सेविंग स्कीम्स लॉन्च करती है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू करें, चाहे बैंक के थ्रू करें, ठीक है, या गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली सिक्योरिटीज बेचे जो बैंकिंग चैप्टर से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है। तो गवर्नमेंट इस तरीके से लोगों से पैसा गेन करने की कोशिश करती है। पब्लिक डेट कहते हैं इसे। ना ही लोगों के पास पैसा होगा इतना, और ना ही वो डिमांड कर पाएंगे, क्योंकि लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से पैसा लगाते हैं क्योंकि वो सेफेस्ट होती है। ऐसे ही हम बात करें लास्ट पॉइंट की, डेफिसिट फाइनेंसिंग की, तो गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड में नोट प्रिंटिंग अवॉइड करती है। अवॉइड इसलिए करती है क्योंकि नोट प्रिंटिंग अगर कम रहेगी उस टाइम पे मनी सप्लाई कम रहेगी। मनी सप्लाई कम रहेगी तो मार्केट में एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो सकती है। यही चीज आपको डिस्कस करनी है डेफिशिएंट डिमांड के साथ। डेफिशिएंट डिमांड अगर है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, लोगों की डिमांड बढ़वाने के लिए लोगों की इनकम को बढ़ाना होगा, उनकी परचेजिंग पावर को राइज करना होगा। इसके लिए साफ साफ है गवर्नमेंट अपने टैक्सेस कम कर ले, गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाए। खर्चा करने से उनकी इनकम जनरेट होगी, डिमांड बढ़ेगा। गवर्नमेंट पब्लिक बोरिंग अवॉइड करे, लोगों का पैसा उन्हीं के पास रहने दो, ताकि वो अपने पास रखेगा तो डिमांड करेगा कभी ना कभी। गवर्नमेंट नोट प्रिंटिंग को मजबूरी बढ़ाएगी ताकि मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़े और कंट्री के अंदर एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड वो कंट्रोल की जा सके। तो ये गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक अगर और अपना चार्ट दिखाऊं तो आप देखिए, जैसा कि आप देख रहे हो, ये वीडियो देखिए। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, उसके इम्पैक्ट डिस्कस कर चुका हूँ, ये उसकी पॉलिसीज हो गई। फिस्कल पॉलिसी में डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम मॉनेटरी पॉलिसी।
देखिए, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास नेक्स्ट हथियार होता है कि गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दे। मॉनेटरी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है। इस चैप्टर का ये फायदा है कि इस टॉपिक की हेल्प से आपका बैंकिंग चैप्टर रिवाइज हो जाता है। यहाँ पर जब बैंकिंग चैप्टर पढ़ते हो तो ये चैप्टर आधा रिवाइज हो जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता है कि पॉलिसी क्या है। ये क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का। एक्सेस डिमांड में आपको बेसिक थीम दिमाग में ये लेके चलनी है कि गवर्नमेंट को एक्सेस डिमांड में लोन्स कम से कम देने चाहिए, लोन्स नहीं ज़्यादा मिलने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से लोन्स मिलने की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है। और अगर हम डेफिशिएंट डिमांड की बात करें तो कंट्री के अंदर एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड के अंदर लोन्स बढ़ने चाहिए। गवर्नमेंट को लोन देने होंगे, बढ़ाने होंगे। ऐसी पॉलिसी बनाओ कि बैंक्स लोन बढ़ाएं, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, वो डिमांड बढ़ाना शुरू कर दें। ये इंस्ट्रूमेंट दो तरीके में डिवाइड किए गए हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो फर्स्ट डिस्कस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसमें 4 इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं: बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड लीगल रिजर्व रेशियो। देखिए, एक्सेस डिमांड में जो बैंक रेट है या रेपो रेट है, ये आपको पता होगा शायद, या मैं बता देता हूँ कि बैंक रेट या रेपो रेट वो रेट होते हैं जो आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा चार्ज करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब वो उनको पैसा डिलीवर करते हैं बाय वे ऑफ प्रिंटिंग करेंसी नोट। क्योंकि जितना भी पैसा कंट्री के अंदर प्रिंट होके आता है वो कैसे पहुंचता होगा, आप खुद सोचिए। जितना पैसा प्रिंट होकर कंट्री के अंदर सर्कुलेट होता है वो सारा पैसा बैंकों के थ्रू रूट होता है। और ये पैसा बैंक को फ्री में नहीं मिलेगा, नेवर। ये पैसा बैंक को मिलेगा, कमर्शियल बैंक को, उसके ऊपर आरबीआई उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देते हैं। अब कमर्शियल बैंक ये डिक्लेयर करता है कि मुझे पैसा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। अगर कमर्शियल बैंक कहते हैं कि हमें ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आरबीआई उनसे बैंक रेट चार्ज करते हैं। अगर वो कहते हैं हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो आरबीआई कमर्शियल बैंक से फिर रेपो रेट चार्ज करते हैं। दोनों का इम्पैक्ट सेम है कि जब भी आरबीआई बैंक रेट या रेपो रेट बढ़ाते हैं, ऐसा तब होता है जब कंट्री में एक्सेस डिमांड हो। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक्सेस डिमांड में लोन कम बढ़ने चाहिए तो आरबीआई पीछे से बैंक रेट, रेपो रेट बढ़ा देगा और उसी के चक्कर में कमर्शियल बैंक्स अपने रेट बढ़ा देगा। कंट्री के अंदर जैसी रेट्स बढ़ेंगे बैंक या रेपो रेट, कंट्री के अंदर अपने आप कमर्शियल बैंक अपने रेट्स बढ़ा देगा और लोगों की परचेजिंग पावर इससे कम हो जाएगी। क्योंकि लोन्स नहीं मिलेंगे तो कई लोग, लोन महंगे हो जाएंगे तो कई लोग नहीं लोन ले पाएंगे और इससे परचेजिंग पावर हर्ट होगी, डिमांड कंट्रोल में हो जाएगी। ये अगर डेफिशिएंट डिमांड की बात करें तो बैंक ये दोनों रेट्स कम कर देगा। आरबीआई की बात कर रहा हूँ मैं, आरबीआई ये दोनों रेट्स कम कर देगा। कमर्शियल बैंक अपने रेट कम कर लेगा, बैंक रेपो रेट, आगे इंटरेस्ट रेट सॉरी, और उसी की वजह से मार्केट में लोन फिर सस्ते भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब यह है कि आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को या कमर्शियल बैंक के थ्रू लोगों तक सिक्योरिटीज का सेल करना शुरू कर दे एक्सेस डिमांड में। एक्सेस डिमांड में सिक्योरिटी सेल करने का मतलब है कि एक सेविंग ऑप्शन या इन्वेस्टमेंट प्रपोजल टाइप, जैसे कि बॉन्ड इशू कर दिया, और कमर्शियल बैंक को और लोगों को लगता है कि ये सेफेस्ट बॉन्ड है, इसमें पैसा लगाना चाहिए, इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, तो आरबीआई ऐसे केस में सिक्योरिटी सेल आउट करता है। लोगों से पैसा लेते हैं ताकि ना ही इनका पैसा इतना रहेगा ना बैंक के पास ना लोगों के पास, बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन पावर है वो कम हो जाएगी, लोन कम हो जाएंगे मार्केट में ऑटोमेटिकली और एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम डेफिशिएंट डिमांड की बात करें तो डेफिशिएंट डिमांड में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना शुरू कर देती है आरबीआई के थ्रू। आरबीआई सिक्योरिटी अगर वापस खरीद देगा तो पैसा वापस करेगा। जैसे ही पैसा वापस पहुंचेगा कंट्री के अंदर, इन्फ्लेशन जो डिफ्लेशन सिचुएशन है वो करेक्ट होने लग जाएगी, बिकॉज पैसा मार्केट में सर्कुलेट होना शुरू हो चुका है। फिर हम बात करें लीगल रिजर्व रेशियो की। इसमें 2 रेशियो मेंटेन होती हैं, सीआरआर एंड एसएलआर। ठीक है, सीआरआर का मतलब आपको पता ही है कि जितना भी पैसा बैंक के पास इकट्ठा होता है वो सारा का सारा लोन पे नहीं बढ़ सकता, तो बैंक को कुछ पैसा रोकना होगा डेली के ट्रांजेक्शन्स के लिए, डेली के लोगों के कैश निकालने के लिए। वो जितना ज्यादा पैसा रोक के रखेंगे लोन उतना कम बांट पाएंगे। ऐसे लीगल एसएलआर होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई एडवाइस करता है कि वो कुछ टोटल डिपॉजिट्स में से
कुछ परसेंटेज और डिपॉजिट खर्चा करे किसके ऊपर, लिक्विड एसेट के ऊपर। लिक्विड एसेट वो उस नेचर के होते हैं जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती हैं या अनकम्बर्ड सिक्योरिटी होती हैं जो आरबीआई डिक्लेयर करता है, और वो सिक्योरिटीज तभी काम इसलिए काम आती हैं कि एक टाइम बाद उससे डिमांड एंड लायबिलिटीज बोलते हैं, क्योंकि एक टाइम बाद जब वो मेच्योर होगी तो बैंक की लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। मतलब सीआरआर के अलावा एक रेशियो अगर मेंटेन रहेगा तो बैंक के लिए हेल्पफुल है। इन शॉर्ट मैं आपको एग्जांपल दूं कि बैंक के पास 10 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुका है, 20% वो कैश रिजर्व बना रहे हैं, 10% वो लिक्विडिटी रेशियो बना रहे हैं, तो 30% का वो रिजर्व बना के चल रहे हैं, 70% लोन बांट सकते हैं। अब बैंक के पास 10 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, बैंक ने 70% लोन बांटा, 7 करोड़ 30 करोड़ का रिजर्व बन गया, 3 करोड़ सॉरी। अब सोचिए एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड में जो रिजर्व है वो बढ़ने चाहिए। तो अगर रिजर्व बढ़ जाएगा, मान लेते हैं अगर रिजर्व दोनों का मिला के अगर मान लेते हैं 40% हो जाता है, तो बैंक सिर्फ 60% लोन बांट पाएगा। और ये अगर डेफिशिएंट डिमांड की बात करें तो रिजर्व कम करवा दिए जाते हैं, रिजर्व को कम करवा के मान लें 15% कर देते हैं, दोनों का मिला के तो बैंक 85% लोन बांट पाएगा। ये हो गया आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में पहला पॉइंट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि आप कॉमन सेंस की बात है, आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को बोला कि भाई साहब ये लो 1 करोड़ की सिक्योरिटी और हमें लोन प्रोवाइड कर दो 1 करोड़ का। ऐसे थोड़ी होता है, बैंक अपना मार्जिन लेके चलता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो आप बैंक के आगे मॉर्गेज रख रहे हो उसकी वैल्यू कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है। तो बैंक अपना लॉस बियर नहीं करना चाहता, मार्केट कंडीशन अनसर्टेन होती है, इसलिए बैंक मार्जिन लेके चलता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने 30% मार्जिन रखा ड्यू टू मार्केट कंडीशंस और आपको 70% लोन पास कर दिया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 70 लाख का लोन दे दिया। अब यही सिचुएशन अगर एक्सेस डिमांड की होगी तो ये मार्जिन और बढ़ा दिए जाएंगे। इस मार्जिन को मान लेते हैं 40% कर दिया। 40% करने का मतलब तो ये हुआ कि बैंक कंट्री के अंदर क्या कर रहा है, बैंक कंट्री के अंदर 60% लोन बांट रहा है सिर्फ, और ये अगर डेफिशिएंट डिमांड हुई तो मार्जिन कम कर दिया जाएगा, बैंक ज्यादा लोन बांटेगा। मॉरल सुएशन में एक सिंपल एक एडवाइस है, मॉरल ये परसुएशन और प्रेशर का मिक्सचर है, जहां आरबीआई जो है अपने सारे कमर्शियल बैंक्स को एडवाइस करते हैं, मेल के थ्रू, लेटर के थ्रू, स्पीच के थ्रू उनको समझाते हैं कि कंट्री के अंदर अगर एक्सेस डिमांड है तो कंट्री में बैंक्स को लोन डिस्करेज करने चाहिए, और अगर एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड है तो लोन इनकरेज करने चाहिए। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसका मतलब ये होता है कि बैंक एक्सेस डिमांड में हो सकता है सिर्फ सेलेक्टिव एरियाज के लोन को तंग करे, फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन, कार लोन, लग्जरियस टाइप के लोन हो गए। गवर्नमेंट को लगा कि इनसे हमारा काम अगर चल सकता है, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो सकती है, तो गवर्नमेंट सेलेक्टिव कंट्रोल पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल जिसकी इनकम साल के 10 लाख से ज्यादा, उसका रेमिटेंस बढ़ा दिया सिर्फ, बाकी को नहीं बढ़ाया। तो दीज आर कॉल्ड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट। सिर्फ सिलेक्टेड एरियाज या सिलेक्टेड टाइप ऑफ पर्सन के लोन आपने थोड़े महंगे कर दिए। और अगर डेफिशिएंट डिमांड की बात करें, लोन तो बांटना है, तो आपको सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं है, या अगर चल रहा है तो गवर्नमेंट इस पॉलिसी को विड्रॉ कर लेती है। ठीक है, तो ये सारी पॉलिसीज हैं, ये पूरा चैप्टर है आपका जो बहुत जल्दी रिवाइज कराया गया है आपको। अगर इन केस आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और मेरी कोशिश यही है कि बेस्ट से बेस्ट आपको डिलीवर किया जाए। एंड सेकंड थिंग, आई एम अनाउंसिंग बाय नेशन वाइड बैच, तो जो कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो प्लीज़ मैं मोबाइल नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे वो, एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के मैं उनको ग्रुप ऐड कर दूंगा, एक बैच क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, ताकि मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, टेस्ट सीरीज ले पाऊँ आपसे, क्योंकि आपकी नॉलेज के लिए अगर मैं आपको अगर नॉलेज शेयर करूँ तो सक्सेसफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हर साल यहाँ मेरे यहाँ पे 100 से ऊपर टेस्ट हो जाते हैं। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड एज वेल कि गॉड मुझे इतनी शक्ति देता है कि मैं टेस्ट ले पाऊँ, उनको चेक कर पाऊँ, बच्चों को डिलीवर कर पाऊँ, की गलतियाँ निकाल पाऊँ। डेट्स वाई हर साल 85% से ज़्यादा बच्चा मेरे यहाँ पे 95-96% से ऊपर गेन करता है। 10% से ज़्यादा बच्चे 100 और 100 लेकर आते हैं। ये मेरी मेहनत नहीं है, ये बच्चों की मेहनत है, जो मेरे साथ मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मेरी मेहनत पे ट्रस्ट करते हैं, मेरे टेस्ट को फॉलो करते हैं। एंड आई होप कि देश के सारे बच्चे भी बहुत जल्दी मुझे कांटेक्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।